हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 18 अक्टूबर को बायोलॉजी का अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। तो बायोलॉजी और मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है 18 अक्टूबर को मैथ और बायोलॉजी का अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम होगा। तो इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाला है क्लास 11th के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो खंड अ में आपसे क्या पूछा जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। और 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है। सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, ये सभी प्रश्न आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 12th में भी मिलेगा, इसलिए आप लोग पहले ही याद कर लीजिएगा। तो सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर कि सूत्री विभाजन माइटोसिस जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विकास के लिए नई कोशिकाएं प्रदान करता है और मृत कोशिकाओं को हटाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अनिषेकी पार्थेनोकार्सिक फल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि कुछ पौधे में फलों का विकास बिना निषेचन के सीधे अंडाशय से होता है, इसे पार्थेनोकार्सी अनिषेचक फलन के रूप में जाना जाता है। और आमतौर से इस मामले में फल बीज रहित होते हैं। केला, अनानास, संतरा, पपीता इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बहिःस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट करे। तो आंसर में लिखना है सबसे पहले यहाँ पर ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। पहला नंबर पॉइंट देकर लिखना है कि यह ग्रंथियों अपने स्रावों को रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंग तथा ऊतकों में पहुंचाती हैं। उसके बाद है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किए गए नाव शरीर के अंदर त्यागे जाते हैं। उसके बाद है कि यह ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं। तो 3 तक यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि में लिखना है। उसके बाद बहिःस्रावी ग्रंथि में लिखना है कि ये ग्रंथियों अपने स्रावों को नालिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाती हैं। और 2 नंबर में लिखना है कि बहिःस्रावी अर्थात जिसके स्राव बाहर त्याग दिए जाए। 3 नंबर में है कि यह नालिका युक्त ग्रंथियों होती हैं। तो इस प्रकार से 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अविशिष्ट आयतन क्या है। अवशिष्ट आयतन क्या है, तो राइट आंसर इसका लिखना है यहाँ पर आंसर। अवशिष्ट आयतन निःश्वासन पाद फेफड़ों के अंदर से वायु का आयतन है। यह फेफड़ों का यह न्यूनतम आयतन है जो वायु फेफड़ों से बाहर निकलने के बाद भी शेष रहता है। अवशिष्ट आयतन फेफड़े के उस आयतन के निरपेक्ष अपवर्तित रहता है जिस पर निःश्वासन शुरू हुआ था। तो 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर यहाँ पर है। 6 नंबर क्वेश्चन है श्वसन तंत्र के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखे। तो आंसर यहाँ पर लिख देना है यहाँ तक। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि सांस गुणांक को परिभाषित करें। तो श्वसन गुणांक या सांस गुणांक। श्वसन गुणांक आरोह श्वसन में खपत ऑक्सीजन O2 की मात्रा के लिए विकसित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा का अनुपात है। तो 7 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्न का ही उत्तर बताना है, हम बता दिए हैं 7 तक। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर लिख लेना है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। यहाँ तक लिखना है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है पादप शरीर का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर आंसर यहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ तक।
ये दोनों एक ही प्रश्न का आंसर है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि परिचर्म क्या है। यहाँ पर द्विबीजपत्री तने में परिचर्म कैसे बनता है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है कि परिचर्म कार्क एधा के जीवित मृत तक कोशिका में परिचर्म का निर्माण होता है। कार्क एधा का कागजन की कोशिकाएं विभाजित होकर परिधि की ओर जो कोशिकाएं बनती हैं वे सुवेरिन युक्त कोशिकाएं होती हैं। सुवेरिन युक्त कोशिकाओं से बना यह स्तर कार्क या फेलम कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ तक लिख देना।